स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर के साथ में। तो अब तक अगर हम बात करें, हमने जो हमारा जर्नल का जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, हमारे जर्नल के चैप्टर के अंदर जो हमारा फंडामेंटल पार्ट है, जैसे जर्नल का मीनिंग क्या होता है, जर्नल का फॉर्मेट क्या है, जर्नल की लिमिटेशंस क्या है, जर्नल के एडवांटेज क्या है, किस तरह से जर्नल हमारी हेल्प करता है, हमारी जो अकाउंटिंग का जो सफ़र है उस सफ़र में जर्नल किस तरह से हमारी हेल्प करेगा, ये फंडामेंटल पार्ट हम देख चुके हैं। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि कुछ स्पेसिफिक नेचर के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते समय, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम हमारा जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से कर चुके हैं रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ये पार्ट हालांकि हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं और अब यहां से जो हमारा सफर शुरू होगा वो होगा आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस सफर में लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपके जो टी.एस. ग्रेवाल बुक है, मैंने कहा हम सारी बुक कवर करेंगे। फिलहाल जो बुक कर रहे हैं टी.एस. ग्रेवाल 2022 का जो एडिशन है उसमें लगभग 20 से 22 आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ ही साथ लगभग 15 से 20 इलस्ट्रेशन भी है। एक इलस्ट्रेशन और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अब तक हमने कवर नहीं किया है वो पार्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले हम ये चाहेंगे कि एक बार जल्दी से रिकैप करें रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि ये वो शस्त्र है जो अब आपको जर्नल एंट्री करते समय बार बार आपको चाहिएगा। इनके बिना आपके का सफर बहुत मुश्किल होगा। इसलिए समराइज फॉर्मेट में अगले 30 से 40 मिनट में एक बार रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट को समझने की कोशिश करते हैं। डिटेल के लिए हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियो दे चुके हैं, ठीक है ना। एक बार हम सिर्फ यहाँ पे समराइज करेंगे। तो हमने कहा किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करते समय उसमें कौन कौन से अकाउंट को आइडेंटिफाई करके हमें हमारे जर्नल के अंदर रिकॉग्नाइज या बुक करना है, उसके लिए हमने जो मेथड फॉलो किया था वो कहा था डबल अकाउंटिंग सिस्टम। तो हमने हमारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जिस मेथड की बात करेंगे, जिस मेथड या अप्रोच की बात करेंगे, तो उसका नाम क्या है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। और हमारे डबल अकाउंटिंग सिस्टम हमें क्या कहता है, हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम ये कहता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहता है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके उसके अंदर आपको अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है, उन अकाउंट की पहचान करनी है, दो अकाउंट की पहचान करनी है, उन अकाउंट की पहचान करनी है और उन अकाउंट को किसी एक को आपको डेबिट करना है और एक को आपको क्रेडिट करना है। यानी कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहता है कि आपको हर ट्रांजैक्शन के अंदर ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स, ड्यूल का मतलब होता है डबल अकाउंट ऑफ एस्पेक्ट। तो पहले तो अकाउंट आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन कौन से अकाउंट है और उसके बाद में इसका डबल एस्पेक्ट सोचो, ड्यूल एस्पेक्ट सोचो कि उस अकाउंट में से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमने ये जो रूल थे डेबिट और क्रेडिट,
ये लगाने के लिए डबल अकाउंटिंग सिस्टम ने हमें दो तरह की अप्रोच दी, दो तरह का मेथड दिया, जिनके आधार पर हम क्या करेंगे, हम हमारे अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे। और मैंने कहा कि हमारे पास अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे डबल अकाउंटिंग सिस्टम ने हमें दो मेथड दिए हैं, और एक मेथड का नाम था मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। क्या नाम दिया? मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। और जो दूसरी अप्रोच थी जिसके आधार पर हम अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे, उस मेथड का नाम दिया हमने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, या कह दीजिए ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। मीनिंग ये हुआ कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम ये कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट कौन कौन से हैं, अगर उनको ढूंढना है तो आपके पास दो मेथड है, दो अप्रोच है, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको इजी लगे, उस आधार पर आप अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक है, तो हमने कहा जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है उसके अंदर हम अकाउंट को कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो हमारे मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के अंदर अगर बात करें तो जो बेस है, जिस आधार पर हम हमारे अकाउंट को ढूंढते हैं, या ये कह दीजिए जिस आधार पर हम हमारे अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारे पास दो बेस है। पहला जो बेस है वो हमने रखा सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड। और जो दूसरा बेस था जिस आधार पर हम अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन के अंदर, वो था हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। मीनिंग ये हुआ, सोर्स का मतलब ये हुआ कि वो सभी रास्ते जिनके आधार पर हमारे बैंक में, हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, तो वो सभी ट्रांजैक्शंस जिनका बेस ये है कि उनके बेस पे हमारे यहाँ पे बिजनेस में पैसा का इनफ्लो हो रहा है, एक तो ये बेस हो गया। और एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब हुआ वो सभी तरीके जिनसे हमारे यहाँ पे हमारा जो बिजनेस में पैसा आया है वो खर्च होगा, तो खर्च का एंड रिजल्ट क्या होगा वो हम यहाँ देखेंगे। तो हमने कहा सोर्स ऑफ फंड के आधार पर हमने मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला जो था हमारा वो था कैपिटल अकाउंट, पहला जो था वो हमारा कौन सा था अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। सेकंड था हमारा लायबिलिटी अकाउंट, और जो तीसरा बेस था हमारा वो बेस था हमारा रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट, या हम कहेंगे इनकम को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट। ये तीन ही ऐसे बेस है, तीन ही ऐसे आधार है जिनके आधार पर हमारे बिजनेस में सोर्स ऑफ फंड का इनफ्लो होता है, वो आधार जिनके बेस पे हमारे बिजनेस में पैसा आता है। हमने कहा जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल का मीनिंग मैं आपको बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन टू अकाउंट में करा चुका हूं, लायबिलिटी का मीनिंग करा चुका हूं, रेवेन्यू और इनकम का भी मीनिंग मैं बहुत अच्छे से करा चुका हूं। तो जो इसका मीनिंग पार्ट है वो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, आपको जल्दी से जाके इंट्रोडक्शन टू अकाउंट के अंदर हर पार्ट की मीनिंग समझ के जल्दी से वापस यहाँ आना है। तो समराइज फॉर्मेट में अगर बात करें तो हमने कहा कैपिटल का मतलब ये हुआ कि बिजनेस ओनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया है, बिजनेस ओनर ने, हमने कहा कि जो बिजनेस ओनर होता है हमारे यहाँ पे
बिजनेस ओनर की जो है वो जो ये हो गया हमारा बिजनेस ओनर ऑफ द बिजनेस और ये हो गया बिजनेस। तो हमने ये कहा था कि इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है, इन दोनों के जो बीच की रिलेशनशिप है वो ठीक ऐसे ही होती है जैसे एक बोरोवर, हमारा बिजनेस एक बोरोवर हो गया और ये हो गया लेंडर। लेंडर का मतलब वो पर्सन जिसने पैसा लगाया है। तो बिजनेस ओनर ने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया है उसको हमेशा हम लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करते हैं और नाम दिया था इनसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी ना वर्ड यूज करके हमने कहा था इनसाइड लायबिलिटी। तो ऐसे सभी ट्रांजैक्शन जिनके अंदर बिजनेस ओनर ने पैसा लगाया है या पैसा निकाला है तो हमने ड्राइंग शब्द का प्रयोग लिया था। तो रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट क्या हुआ, देखिए रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट ये हुआ कि ऐसे सभी ट्रांजैक्शंस जिनके अंदर ये 3 तरह के अकाउंट हमें मिलते हैं, हमने ये कहा कि ये जो 3 तरह के अकाउंट जब हम मिलेंगे इन सभी के जो नेचुरल बैलेंस होते हैं वो होते हैं क्रेडिट। नेचुरल बैलेंस को हमेशा समझने की कोशिश करना। नेचुरल बैलेंस यानी कि बाय डिफॉल्ट बैलेंस इनका हमेशा इनकी जो फितरत है वो क्रेडिट वाली होती है। ये वो अकाउंट है जो हमेशा क्रेडिट वाले घर में रहते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन आया, अगर आपके पास में ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन आया जिससे आपको ये फील होगा कि हमारे बिजनेस के अंदर बिजनेस ओनर की जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है, या आपको ऐसा लगता है कि जो हमारा बिजनेस ओनर है, सॉरी बिजनेस है, उस ट्रांजैक्शन के कारण हमारे बिजनेस के अंदर हमारी जो लायबिलिटी है वो बढ़ रही है। हमने एग्जांपल दिया पहली सिचुएशन में जहां बिजनेस ओनर ने बिजनेस स्टार्ट करते समय पैसा लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, वो कैपिटल इंक्रीज हुई है। तो ऐसे सभी ट्रांजैक्शन, इन अकाउंट को रिप्रेजेंट करने वाले सभी ट्रांजैक्शन जिनके अंदर अगर इंक्रीज होता है बैलेंस हमारा, इन तीनों अकाउंट का बैलेंस जो है वो अगर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके डिफॉल्ट बैलेंस हमेशा क्रेडिट है, तो हम हमेशा इन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। परंतु अगर इनके नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में अगर कोई काम हो रहा है, इनके नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में कोई काम हो रहा है, ठीक है, अगर नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम हो रहा है यानी कि अगर ये डाउन हो रहे हैं तो हम हमेशा उसे क्रेडिट ना करके क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं हमें, ठीक है। ऐसी स्थिति में नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम हो रहा है तो हम हमेशा उन अकाउंट को डेबिट करेंगे जहां पे इनके नेचुरल बैलेंस डाउन हो रहे हैं। एग्जांपल समझिए सारी सिचुएशन की। पहली स्थिति जहां पर बिजनेस ओनर ने पैसा लगाया है, पहली वो स्थिति जहां बिजनेस ओनर ने पैसा लगाया है। अगर बिजनेस ओनर पैसा लगाता है तो हमने एंट्री हमेशा ये की थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल हमेशा क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि नेचुरल बैलेंस उनका इंक्रीज हो रहा है। हमने कहा ड्यूरिंग द ईयर कभी भी देख लीजिए आप, जब भी अगर ड्यूरिंग द ईयर भी और पैसे की जरूरत पड़ी, बिजनेस ओनर ने और पैसा लगाया, हमने फिर से उसको क्रेडिट किया, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर किसी ने हमको उधार माल बेचा है, हमने उधार माल खरीदा, ट्रांजैक्शन आया, राम एंड सन्स से माल खरीदा, तो हमें ये लगता है कि चूंकि आज हमने माल खरीदा है तो फ्यूचर की एक स्पेसिफिक डेट होगी जहां पर हमें उस लायबिलिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में ये हो रहा है कि जो अकाउंट है
उस जिस अकाउंट के साथ हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है उसको फ्यूचर के अंदर हमारी एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट को हमें उस पर्सन को पेमेंट करना पड़ेगा। तब जब पेमेंट करना पड़ रहा है तो हम ये जो राम एंड संस्था इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। हमने बैंक से पैसा उधार लिया तो टू हमने क्या किया, टू बैंक लोन, या हमारे किसी रिलेटिव से उधार लिया तो भी हमने टू करके उस रिलेटिव का नाम डाला और बैलेंस शीट के अंदर जो हमारी बैलेंस शीट थी उसकी लायबिलिटी साइड के अंदर यहां पर हमने उसको शो किया। यानी कि ये सारे के सारे वो ट्रांजेक्शन थे जहां पे हमारे जो बिजनेस की लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो हमारे सेल के ट्रांजेक्शन थे, जो हमारे रेवेन्यू जनरेट होने वाले ट्रांजेक्शन थे, जहां हमने माल बेचा था, तो टू हमेशा हम कर रहे थे, टू सेल्स वर्ड यूज कर रहे थे, क्योंकि जब भी सेल इंक्रीज होगी हमारे जो रेवेन्यू अकाउंट है उनके भी नेचुरल बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। और जैसे जैसे हमारी सेल इंक्रीज होगी वैसे वैसे हम इनके क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज होते जाएंगे। और अगर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो अगर जो इसके बैलेंस के रिवर्स था, हमने माल खरीदा, उधार लायबिलिटी में खड़ा रहा, और जैसे ही इस पर्सन को पे किया हमने उसको डेबिट कर दिया, क्योंकि वो लायबिलिटी हमारी कम हो गई। ऑनर ने पैसा निकाल लिया, ड्रॉइंग कर लिया, बिजनेस ओनर की लायबिलिटी कम हो गई, तो हमने ड्रॉइंग को क्या किया था, डेबिट किया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीन तरह के नेचर के अकाउंट जो है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस वाले होते हैं। अगर लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है ट्रांजैक्शन में, हमेशा क्रेडिट करेंगे उस अकाउंट को। अगर नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में हो रहा है, लायबिलिटी का भुगतान कर रहे हो, उधार माल खरीदा था उसको वापस भुगतान कर रहे हो, या लोन आपने लिया था उसको रीपेमेंट कर रहे हो, ओनर ने पैसा निकाल लिया है, या आप सेल कर रहे हो, ऐसी स्थिति में सारे अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट की जगह डेबिट करेंगे, क्योंकि ये नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में हो गए। अब बात करेंगे हम ऐसे अकाउंट, हमने कहा हमारे पास सिर्फ दो ही तरह के अकाउंट हो सकते थे, हमारे पास दो ही तरह के अकाउंट हो सकते थे। पहला हमने जो नेचर डिवाइड किया था उसका जो बेस था, आधार था, वो था हमारा क्या, सोर्स ऑफ फंड। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड, वो सभी साधन, वो सभी तरीके जिनके आधार पर हम हमारे पैसे को खर्च करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, सोर्स का मतलब हुआ इनफ्लो, एप्लीकेशन का मतलब हुआ आउटफ्लो, और इसका मतलब क्या हुआ, आउटफ्लो। पैसे का आउटफ्लो क्या हुआ, तो अगर पैसे के आउटफ्लो की बात करेंगे तो हमने जब पैसे, आपको एक टॉपिक कराया था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बिजनेस में जब एक बार पैसा आ गया तो उस बिजनेस को रन करने के लिए हमें बिजनेस में खर्चे भी करने पड़ेंगे। खर्चे इस तरह के होंगे जिसे माल भी परचेज करना पड़ेगा और कई हमें एसेट्स भी परचेज करनी पड़ेगी, मशीनरी भी परचेज करनी पड़ेगी, यानी कुछ तो गुड्स परचेज करना पड़ेगा। गुड्स के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक एसेट्स भी परचेज करनी पड़ेगी जिनको यूज करने से ही हमारा बिजनेस स्मूथली रन होगा। तो जब पैसे के खर्च करेंगे तो उसके सिर्फ दो ही रिजल्ट होंगे। जब भी आप पैसा खर्च करोगे उसका रिजल्ट सिर्फ दो हो सकता है। एक रिजल्ट ये होगा, वो होगा आपकी एसेट्स के फॉर्म में, और एक रिजल्ट होगा आपके एक्सपेंसेस के फॉर्म में। जब भी आप पैसा खर्च करोगे उसका एंड रिजल्ट हमेशा दो ही हो सकता है, तीसरा कोई रिजल्ट हमारी बुक्स में नहीं होगा। तो हमने कहा जब हमारी एसेट्स का डेफिनेशन हमने क्या बताया, अगर हमने बिजनेस में पैसा खर्च किया और उस खर्च का जो एंड रिजल्ट है, उसका जो बेनिफिट है, वो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है,
तो हमने कहा वो हमारे लिए एसेट्स बन जाएगी। परंतु उस खर्चे का जो बेनिफिट है उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में ही एडजस्ट हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। इसके हमने एग्जांपल दिए। 12 महीने तक एक बंदे ने हमारे यहाँ पे काम किया, हमने उसको सैलरी का भुगतान कर दिया, हमने माल परचेज किया ताकि उसको रीसेल कर सके, तो ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए थे। पर हमने कोई फर्नीचर खरीदा या एयर कंडीशनर खरीदी जिससे कि हमारे बिजनेस में स्मूथली हम बिजनेस रन कर सके, हमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की जिसका यूज करते हुए हम बहुत साल तक उसको बिजनेस को रन करेंगे, तो वो हमारे लिए एसेट्स थी। इस पार्ट को भी डिटेल में हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। इसके कंसेप्ट को हमें यहाँ पे क्या समझना है, तो जिस तरह से सोर्स ऑफ फंड के नेचुरल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं, ठीक उसी तरह से एप्लीकेशन ऑफ फंड के हमेशा जो नेचुरल बैलेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं, वो हमेशा डेबिट होते हैं। और वो सभी ट्रांजैक्शन जिनके अंदर ये दो तरह के अकाउंट आपको मिलते हैं और आपको ये लगता है कि इन ट्रांजैक्शन की वजह से इनके बैलेंस में इंक्रीज हो रहे हैं या इनके बैलेंस जो है वो वृद्धि हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन ट्रांजैक्शन को, ऐसी स्थिति में उन अकाउंट को हम हमेशा डेबिट करेंगे। हमेशा क्या करेंगे? हमेशा डेबिट करेंगे। वो सभी ट्रांजैक्शन जहां पे हमें ये लगता है कि हमारी एसेट्स या एक्सपेंसेस के बैलेंस जो है वो बढ़ रहे हैं, हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, हमने माल परचेज किया, हमने सैलरी का भुगतान किया, सभी वो ट्रांजैक्शन जिनके अंदर इनके बैलेंसेस बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में इनको रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट को हमेशा हमेशा डेबिट करेंगे। परंतु अगर हमें ये लगता है, ट्रांजैक्शन हमें ये बताता है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से इनके जो बैलेंसेस होते हैं वो डाउन हो रहे हैं, हमने मशीनरी सेल आउट कर दी, प्रॉफिट लॉस हुआ वो अलग मैटर हुआ। चूंकि मशीनरी हमारी यहाँ से हमने डिस्पोज ऑफ कर दी है, हमने बेच दिया है, तो हमने मशीनरी को टू मशीनरी किया था, आपको याद हो तो, यानी कि इस वैल्यू को क्या किया? क्रेडिट किया। तो ऐसे सभी ट्रांजैक्शन जिनसे हमारी एसेट्स या हमारे एक्सपेंसेस डाउन हो जाते हैं, परचेज रिटर्न क्रेडिट किया था, यानी कि नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में, यानी कि अगर ये डिक्रीज होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमेशा इन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है ना? तो ये हमारे बेसिक रूल हो गए। ठीक है ना? ये हमारे रूल हो गए। क्या हो गए? रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। जहां पर अंडर मॉडर्न अप्रोच, जहां पर हमने अकाउंट को टोटल 5 हिस्सों में डिवाइड किया। 3 जो आधार थे हमारे वो थे सोर्स ऑफ फंड, और 2 अकाउंट का आधार हमने क्या बनाया? एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो इस आधार पर इस चीजों को ध्यान रखते हुए हर ट्रांजैक्शन में हम करेंगे या तो किसी अकाउंट को डेबिट करेंगे या करेंगे क्रेडिट। इसके अलावा हमने कहा हमें कुछ एडिशनल रूल का भी ध्यान रखना है, हमें एडिशनल रूल का भी ध्यान रखना है व्हाइल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर मॉडर्न अप्रोच। और ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जहां पर 99% बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जब भी ऐसी परिस्थिति जहां पर 2 अकाउंट के बीच में क्लैश हो जाता है, एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर हमने कहा ड्यूल एस्पेक्ट, एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा, परंतु ऐसी कुछ भी परिस्थितियां आएगी जहां पे आप ये देखते हो कि एक ही साइड के अंदर 2 अकाउंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे दूर करेंगे वो हमें बताएगा एडिशनल रूल। तो हमने ये कहा कि जब भी आप अंडर मॉडर्न अप्रोच एडिशनल रूल समझने की कोशिश कर रहे हैं, और एडिशनल रूल ये है कि जब भी आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप डील कर रहे हो,
या आप इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट के साथ डील कर रहे हो, तो हमें एक स्पेसिफिक बात का ध्यान ये रखना है कि जब भी इन अकाउंट्स के साथ इनको रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट के साथ जब डील कर रहे हो, तो हमारा जो अकाउंटिंग का जो बेस होता है वो होता है एक्सचेंज। वो बेस क्या होता है? वो होता है एक्सचेंज। अगर एक्सचेंज का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, जो भी किसी पर्सन के साथ जब आप डील करोगे, तो एक हाथ से कुछ आप लोगे और एक हाथ से कुछ दोगे। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर वो एक्सचेंज के दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं या एक पार्ट अधूरा रह जाता है, दो ही सिचुएशन हो सकती है। मीनिंग ये हुआ कि मैंने राम से माल खरीदा, बात समझिएगा, मैंने राम से माल खरीदा, पेमेंट अभी तक नहीं किया, यानी कि यहां पे केवल वन पार्ट ही हुआ है राम के साथ। या ये हुआ कि बोथ पार्ट कैसे हो गए कि मैंने राम के साथ माल खरीदा, गुड्स परचेज किया, मैंने क्या किया, गुड्स परचेज किया और प्लस उसको कैश में भुगतान कर दिया। एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, पार्टी के साथ दो तरह के पार्ट कंप्लीट होंगे, एक हाथ से कुछ आप लोगे और एक हाथ से कुछ दोगे। अगर आपका वन पार्ट ही कंप्लीट होता है, आपने राम से माल खरीदा, यानी कि राम जो है अब फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट को आपसे ये पैसा मांगेगा। राम के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। जब तक कि एक्सचेंज का सेकेंड वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक उसके साथ हमेशा आपकी एक रिलेशनशिप रहेगी। रिलेशनशिप या तो लायबिलिटी के फॉर्म में होगी या एसेट्स के फॉर्म में होगी। आपने उसको उधार माल बेचा, यानी कि एक स्पेसिफिक डेट को वो बंदा आपको पेमेंट करेगा। यानी कि इन अकाउंट को बुक्स में एज एसेट्स और लायबिलिटी केवल और केवल तभी लाना है जब इनके साथ केवल एक पार्ट, वन पार्ट ऑफ एक्सचेंज हुआ है, सेकेंड पार्ट नहीं हुआ है। जब सेकेंड पार्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब फ्यूचर की एक स्पेसिफिक डेट को सेकेंड पार्ट भी होने वाला है, या तो वो आपको पेमेंट देने वाला है या आप उसको पेमेंट देने वाले हो। इसका मतलब एक एसेट्स या लायबिलिटी की रिलेशनशिप अभी क्रिएट हो गई है इस ट्रांजैक्शन की वजह से, जो कि फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट को उस एक्सचेंज का सेकेंड वाला पार्ट कंप्लीट होने पर डिस्चार्ज होगी। तब तक के लिए उनको हमेशा हमारे बुक्स में हमें लाना पड़ेगा। परंतु ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पे इन अकाउंट के नाम तो आ गए हैं, पर नाम के साथ साथ हमें यह भी पता चल रहा है कि इसके साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें एक्सचेंज का दोनों पार्ट, गिवर और रिसीवर, जो दोनों वाली सिचुएशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब उस अकाउंट को हम बुक्स में कैरी नहीं करेंगे, उसको बुक्स में लाने का कोई औचित्य नहीं बनेगा। हमने एग्जाम्पल लिए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पहले भी बताए। एग्जाम्पल क्या लिए थे? जैसे राम को माल सेल किया एवं नकद प्राप्त हुआ। राम को माल बेचा एवं नकद प्राप्त हुआ। तो राम की बात करेंगे, अकाउंट जो मिले, राम मिले, नकद मिले और एक अकाउंट मिला सेल वाला, तीन अकाउंट मिले हमें, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट कहां हुआ? कैश अकाउंट डेबिट, राम के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि राम को क्या करे ये पता नहीं है, और टू हमने सेल किया, या राम यहां लिखेंगे, ये हमें पता नहीं, कोई बात नहीं, समझिए। राम को माल बेचा, ठीक है, राम ने गुड्स रिसीव किया, उसके बदले में कैश का पेमेंट देती है, यानी कि राम ने एक हाथ से लिया एक हाथ से दिया। तो जब ये रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट थे, चाहे पर्सनल अकाउंट था, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो इनको रिप्रेजेंट कर रहा है,
ऐसे अकाउंट के अंदर अगर एक्सचेंज का बहुत पार्ट कवर हो जाता है, एक हाथ से लेना एक हाथ से देना, दोनों पार्ट अगर कवर हो जाता है, तो हम उस अकाउंट को ना तो डेबिट करेंगे ना हम उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, उसको वहीं से ही हमने कहा टाटा बाय बाय कह के आगे बढ़ जाएंगे। ये पार्ट हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे से कर लिया है। ठीक है, तो ये एडिशनल रूल हमें ध्यान रखना है जब आप मॉडर्न अप्रोच के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट ढूंढ के उसके ऊपर डेबिट या क्रेडिट का रूल अप्लाई कर रहे हो, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो। आगे आपके बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं हर बार इसको रिपीट करूंगा और आपको याद दिलाऊंगा कि ये एडिशनल रूल की वजह से हम इस अकाउंट को ड्रॉप कर रहे हैं। मैंने कहा मैं यहाँ पे जस्ट डेबिट एंड क्रेडिट के रूल को एक बार समराइज कर रहा हूँ। डिटेल वीडियो हमारे ऑलरेडी बुक्स में आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आगे। हमने कहा कि हमारे पास अंडर डबल अकाउंटिंग सिस्टम दो मेथड हमारे पास बताए गए थे। पहला मेथड क्या था? मॉडर्न अप्रोच, जिसको हमने बहुत अच्छे से कर लिया, रिकैप कर लिया जल्दी से। अब आ जाते हैं एक बार हम ट्रेडिशनल मेथड के अंदर। अंडर ट्रेडिशनल मेथड हम लोगों ने क्या किया? अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच हमने हमारे अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला कौन सा था? पहला जो अकाउंट था कौन सा था? पहला था हमारा पर्सनल अकाउंट। बिल्कुल, पर्सनल अकाउंट पहला जो टाइप था वो था पर्सनल अकाउंट। इसी तरह से जो ट्रेडिशनल मेथड में सेकंड अकाउंट था वो हमने कहा रियल अकाउंट, और तीसरा जो था हमारा नॉमिनल अकाउंट। तीसरा कौन सा था? नॉमिनल अकाउंट। ये हमने 3 कैटेगरी रखी थी अंडर ट्रेडिशनल मेथड। और अगर बात करें पर्सनल अकाउंट की, तो हमने पर्सनल अकाउंट के फिर से 3 पार्ट डिवाइड किए थे। एक कहा था नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक कहा था आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा जो कहा था पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये 3 कैटेगरी हमने यहां डिवाइड की। नेचुरल पर्सन में हम लोगों ने कहा किसी भी ह्यूमन बींग्स, इंसान का अगर नाम अगर हमारे सामने आता है तो भाई हम कहेंगे ये नेचुरल पर्सन है। इसी तरह से अगर हमें नाम देख के ये फील आ रहा था कि ये कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमने उसे कहा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और इन दोनों के साथ में हमने कहा कई बार ऐसी मजबूरियां होगी, हम इनका नाम एंटर न करके इनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई दूसरा नाम बुक्स में लेके आएंगे, जैसे कैपिटल, ड्राइंग या आउटस्टैंडिंग, अनर्ड, एक्रूड, बहुत डिटेल में कर चुके हैं। अगर ऐसे कोई अकाउंट आते हैं तो हम उन्हें कहते थे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, इसी तरह से जो रियल अकाउंट है, हमारी एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले सारे के सारे अकाउंट हमने यहां डाल दिए थे। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट को फिर से हमने 2 कैटेगरी दी थी। एक कैटेगरी हमने दी थी हमारे बिजनेस के लिए जो हमारे एक्सपेंसेस है, जो हमारे खर्चे हैं या जो हमारे लॉसेज है, उनको रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट। साथ ही साथ हमने कहा हमारे जो रेवेन्यू थे, सॉरी ये पूरा इरेज हो गया गलती से, वापस मैं कर देता हूं इसको। तो पहला था हमारा पर्सनल अकाउंट, मैं जल्दी से रिकैप कर लेता हूं। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और नॉमिनल में मैंने कहा 2 तरह की कैटेगरी, हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस और या कह दीजिए लॉसेस को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट। ठीक है, या हमने कहा हमारे बिजनेस के रेवेन्यू और इनकम को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट।
ये ब्रॉडर कैटेगरी हमने डिवाइड की थी, 3 तरह के अकाउंट का क्लासिफिकेशन किया था। कहां पे? अंडर ट्रेडिशनल मेथड, अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, पर्सनल में हमने फिर से 3 पार्ट किया, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये तो ब्रॉडर कैटेगरी हो गई जो हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अभी हमें ये देखना है कि इन अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब इन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब इन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। चलिए, तो हमने कहा अगर मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास पर्सनल अकाउंट आता है। अब चाहे पर्सनल अकाउंट कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे नेचुरल पर्सन हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, तो कब इन्हें डेबिट करेंगे और कब हम इन्हें क्रेडिट करेंगे। तो वो सभी परिस्थितियां, अगर पर्सनल अकाउंट हमें हमारे बुक्स में मिल रहा है और हमने ये देखा कि पर्सनल अकाउंट है, वो उस ट्रांजैक्शन के अंदर रिसीवर की पोजीशन में है। ट्रांजैक्शन में ये पता चल रहा है कि वो रिसीवर है, उस ट्रांजैक्शन में उसको कुछ रिसीव हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उस पर्सनल अकाउंट के नाम को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, जैसे राम को माल बेचा, माल आपने राम को बेचा, राम रिसीवर की पोजीशन में आ गया, तो राम को रिसीवर की पोजीशन में क्या हो गया, राम को माल बेचा, यस राइट, राम अकाउंट डेबिट, टू हो गया हमारा सेल्स अकाउंट। तो राम चूंकि इस केस में रिसीवर की पोजीशन में आ गया है। राम को आपने भुगतान किया, चाहे कैश से किया था या बैंक से किया था, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। तो टू वाली स्थिति बाद में, फिलहाल हमने ये देखा कि पर्सनल अकाउंट सामने आ रहा है और ट्रांजैक्शन में ये फील हो रहा है कि नकद माल या किसी भी स्थिति में वो रिसीवर की पोजीशन में है अंडर दिस ट्रांजैक्शन। तो ऐसी परिस्थिति में हम राम को डेबिट कर रहे थे क्योंकि वो रिसीवर की पोजीशन में है। ठीक इसी तरह से अगर ट्रांजैक्शन के अंदर कोई पर्सनल अकाउंट हमें मिला और हमने देखा कि वो गिवर की पोजीशन में है, सप्लायर की पोजीशन में है, तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा उसे क्या करते, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो आपने मोहन से माल खरीदा, मोहन क्या हो गया, गिवर की पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट क्या करेंगे बाद में देखेंगे, पर टू करेंगे मोहन, क्योंकि मोहन यहाँ पे क्या हो गया, गिवर की पोजीशन में आ गया। आपको मोहन ने भुगतान किया, आपने बैंक में पैसा रिसीव किया या कैश से रिसीव किया, मोहन को क्रेडिट किया क्योंकि मोहन ने पेमेंट किया है। बात करेंगे जो हमारे दूसरे टाइप थे पर्सनल अकाउंट के बाद, हमारे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हमने कहा हमारे बिजनेस के अंदर जो हमारी एसेट्स है, उन एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले सभी अकाउंट इस कैटेगरी में आते हैं। और अगर इन रियल अकाउंट को वो जो हमने अकाउंट आइडेंटिफाई किए हैं, अगर उनके बैलेंस में इंक्रीज हो रहा है, हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमेशा क्या कहते हैं, व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट्स हमारे पास आई है वो हम हमेशा डेबिट करेंगे, और व्हाट गोज आउट, जो भी एसेट्स यहाँ से चली जाती है उन्हें क्रेडिट करेंगे। ध्यान ये रखना है, ध्यान स्पेसिफिकली ये रखना है कि व्हाट कम्स का जो मीनिंग है, वो मीनिंग यहाँ पे दो संदर्भ में, वो जो है हमारी बुक वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि अगर वो ट्रांजैक्शन जहां पे हमारी इनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तब भी हम ये ट्रीट करेंगे कि वो हमारी बुक्स में आया है। ठीक है, और गोज आउट को ट्रीटमेंट ये करेंगे अगर हमारी बुक वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हम ये मानेंगे कि वो हमारे यहाँ से जा रहा है। जैसे मैंने कहा था, डेप्रिसिएशन आपने एसेट्स पे लगाया, तो आपने डेप्रिसिएशन चूंकि हमारे लिए खर्चा था, डेप्रिसिएशन को आपने डेबिट किया था, परंतु एसेट्स फिजिकली कहीं गई नहीं है, परंतु उसकी वैल्यू डाउन हो गई,
यानी कि गोज आउट जो शब्द है वो हमारी बुक एसेट्स की बुक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ये ध्यान रखना है। तो बुक वैल्यू जो है अगर वो डाउन हो रही है, घटा रहे हैं, तो एक तरह से ये मानेंगे कि वो एसेट्स हमारे यहाँ से जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उन एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। तो फिजिकली एसेट्स का जाना कोई जरूरी नहीं है, हमारी जो बुक्स है वो वैल्यू से चलती है, अमाउंट से चलती है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पर उनकी बुक वैल्यू अगर बढ़ती है या घटती है, ऐसी स्थिति में बढ़ने में हम ये ट्रीट करेंगे कि इट कम्स इन द बिजनेस, घटते समय ये ट्रीट करेंगे इज गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस के बाहर ये चली गई है, ऐसी परिस्थिति में उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक इसी तरह से जो हमारे तीसरे अकाउंट थे वो थे हमारे नॉमिनल अकाउंट। हमारे कौन से अकाउंट थे? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में हमारे जो एक्सपेंसेस थे, जो हमारे खर्चे थे, चाहे लॉसेस थे, उनको रिप्रेजेंट करने वाले सभी अकाउंट हम डेबिट कर रहे थे। इसी तरह से हमारे जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू और इनकम को रिप्रेजेंट करने वाले सभी अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। ये रूल हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं, साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। अब हमें यहां पर भी एंट्री करते समय कुछ एडिशनल रूल्स का ध्यान रखना है। यहां पे ये एडिशनल जो रूल है वो 3 है। एडिशनल रूल ये वो पॉइंट है जहां पे 99% बच्चों के साथ कंफ्यूजन होता है कि सर डेबिट करें, कौन से अकाउंट को डेबिट करें या कौन से अकाउंट को क्रेडिट करें। इनिशियली 11-12वीं में बच्चे बस ये समझते हैं ऐसे ही होता है, उसे रट के कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप रूल समझे हो तो आपको जरा भी रटने की जरूरत नहीं है। पहली स्थिति, जहां पर किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर किसी भी पर्सनल अकाउंट का अगर आपको नॉमिनल अकाउंट के साथ क्लैश मिलता है, अगर आपको किसी भी पर्सनल अकाउंट का किसी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ क्लैश मिलता है, तो मैंने आपको प्रीवियस बहुत सारे एग्जांपल में बताया कि ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट को आगे कैरी न करके वहीं टाटा बाय बाय कह देंगे। एग्जांपल क्या लिया था? सैलरी पेड टू राम। अब राम जो है यहां रिसीवर की पोजीशन में है, तो क्लैश ये हो रहा है कि राम को डेबिट करें या सैलरी को करें, क्योंकि भुगतान तो आपने कैश में किया, मान लो 10,000 रुपए। तो क्लैश कहां हुआ? दो अकाउंट की आपस में फाइट चल रही है। राम कह रहा है मुझे डेबिट करो, नॉमिनल अकाउंट कह रहा है मुझे डेबिट करो। केस बोल रहा है मैं तो 10,000 रुपए से बाहर गया हूं, अब चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, जहां आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो एडिशनल रूल क्या है? अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आपको नॉमिनल अकाउंट का पर्सनल अकाउंट के साथ क्लैश होता है, तो पर्सनल अकाउंट को वहीं पे ही उसी जगह टाटा बाय बाय कह दीजिए, उसको आगे कैरी नहीं करना है हमारी बुक्स में, और उसकी जगह अकाउंट कौन सा आएगा? नॉमिनल अकाउंट आएगा। ये हो गया हमारा एडिशनल रूल नंबर 1। इसी तरह से आपको दूसरा जो एडिशनल रूल है वो ये है कि वो सभी परिस्थितियां, वो सभी सिचुएशन जहां पर किसी भी पर्सनल अकाउंट के साथ में अगर रियल अकाउंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में किसे लेके जाए और किसे ड्रॉप कर दे। तो हमने एग्जांपल ऑलरेडी लिया, हमने कहा ऐसी परिस्थिति में भी हम पर्सनल अकाउंट को न कैरी करके हम रियल अकाउंट को कैरी करेंगे, ठीक है ना। हमने एग्जांपल देखा कि रियल अकाउंट के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पे।
ओके, यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं इसको। हमने कहा पहली स्थिति वो थी हमारी, ओके, जहां पे पर्सनल अकाउंट का नॉमिनल के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमने पर्सनल अकाउंट को टाटा बाय कह दिया। और अभी हम देख रहे हैं ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पे रियल अकाउंट का पर्सनल के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो हमने कहा ऐसी परिस्थिति में भी पर्सनल अकाउंट को हम आगे कैरी नहीं करेंगे। और इसका एग्जांपल आपने माल खरीदा, माल राम, इसका एग्जांपल समझते हैं। चलिए यहां लिख लेते हैं इसको। राम से नकद में माल खरीदा, माल की जगह आप कर दीजिए एसेट्स, फर्नीचर खरीदा। हमें अकाउंट कौन कौन से मिले, देखिए हमको एक राम का अकाउंट मिला, हमें एक फर्नीचर का अकाउंट मिला, हमें एक नकद का अकाउंट मिला। एंट्री क्या करेंगे, राम से नकद में माल खरीदा, यानी कि राम यहां पर क्या हो गया, गिवर की पोजीशन में हो गया, तो टू हमने राम कर दिया। नकद में माल खरीदा, नकद में माल खरीदा, केस यहां से चला गया है। जो हमारा रियल अकाउंट है वो क्या हो रहा है, उसका बैलेंस डाउन हो रहा है, ठीक है। और फर्नीचर खरीदा, एसेट्स हमारे पास आई है, फर्नीचर हमारे पास खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कॉन्फ्लिक्ट कहां हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ केस का राम के साथ में। फर्नीचर तो मान लीजिए 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन था, फर्नीचर तो 10,000 रुपए का ही था, तो राम को डालें या केस को डालें। तो यहां पे हमने ये देखा कि इस ट्रांजेक्शन में राम का केस के साथ में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में राम के अकाउंट को हम कैरी नहीं करेंगे और हम बुक्स में लेके आएंगे केस के अकाउंट को। तो ऐसी सेकंड एडिशनल रूल क्या देखा, ऐसी सभी परिस्थितियां जहां पर किसी भी रियल अकाउंट का अगर पर्सनल अकाउंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी हम पर्सनल अकाउंट को आगे कैरी नहीं करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, कि अगर पर्सनल अकाउंट का पर्सनल अकाउंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तब क्या करेंगे। पर्सनल अकाउंट का पर्सनल अकाउंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो अभी अभी मैंने आपको अंडर मॉडर्न अप्रोच रूल बुलाया था, वही रूल आपको यहां लगाना है। मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच के अंदर एडिशनल रूल बताया था। वो एडिशनल रूल ये था कि दोनों के बारे में आपको सोचना है, जिसके साथ वन पार्ट कंप्लीट हुआ है, एक्सचेंज का, किसका, एक्सचेंज का वन पार्ट कंप्लीट हुआ है, उसे तो बुक्स में लाना है, परंतु वो पर्सनल अकाउंट जिसके साथ एक्सचेंज के दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं उसे बुक्स में नहीं लाना है। दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं उसको बुक्स में नहीं लाना है, ये स्पेसिफिकली हमने ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल समझे, मोहन को माल बेचा एवं चेक रिसीव हुआ। चलिए समझते हैं एंट्री, ठीक है। रूल क्या बताया, रूल अभी रिकैप करते हैं। रूल ये है कि अगर ऐसा ट्रांजैक्शन मिला जहां पे एक साइड में ही दो पर्सनल अकाउंट की आपस में फाइट हो रही है, एक पर्सनल अकाउंट कह रहा है कि मुझे डेबिट करो या मुझे क्रेडिट करो, और उसी साइड का दूसरी पर्सनल अकाउंट के साथ भी फाइट हो रहा है, वो कह रहा है कि मुझे डेबिट करो या क्रेडिट करो। फाइट किसी भी साइड के लिए हो सकती है, मना नहीं है, परंतु दो अकाउंट की एक ही साइड के लिए फाइट है।
एक ही साइड में दो पर्सनल अकाउंट बोल रहे हैं मुझे डेबिट करो, या दो पर्सनल अकाउंट कह रहे हैं मुझे क्रेडिट करो। तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको ये देखना है कि जिस अकाउंट के साथ एक्सचेंज का दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं उसके साथ फ्यूचर में रिलेशनशिप नहीं रखी जाएगी, उसको वहीं से ड्रॉप कर देंगे, वहीं पे टाटा बाय बाय कर देंगे। परंतु जो वन पार्ट कंप्लीट हुआ है जिस ट्रांजेक्शन के साथ, उसको हम हमारी बुक्स में कैरी करके आगे लेके जाएंगे। ठीक है, समझते हैं। एग्जांपल के लिए, राम को माल बेचा, राम को माल बेचा एवं चेक प्राप्त हुआ, चेक प्राप्त हुआ ₹10,000। कॉन्फ्लिक्ट कहां है? एक अकाउंट मिल गया राम, माल बेचने को हम लोग क्या कहते हैं, माल बेचने को हमारी बुक्स में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल्स, और चेक रिसीव हुआ यानी कि बैंक हो गया। राम पे रूल लगाएंगे, राम को डेबिट करेंगे क्या या क्रेडिट करेंगे हमें नहीं पता है, तो एक तो राम का अकाउंट है, चलिए बैंक में प्राप्त हुआ, बैंक रिसीवर की पोजीशन में आ गया, बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, बैंक क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। 10,000 पे राम से प्राप्त हुए बैंक के अंदर, माल बेचा है तो टू सेल्स हो गया। ठीक है, राम के साथ क्या हो रहा है, राम को माल बेचा, इसका मतलब राम रिसीवर की पोजीशन में है, तो राम बोल रहा है कि भैया मुझे डेबिट करो, और देने वाली पोजीशन में भी है, राम से चेक हुआ, प्राप्त हुआ, यानी कि इसी ट्रांजेक्शन में एक तरफ तो राम ने माल रिसीव किया, साथ ही साथ राम गिवर की पोजीशन में भी है क्योंकि राम ने चेक दिया है। तो मैंने कहा ऐसी परिस्थिति में जिस पर्सनल अकाउंट के साथ में बोथ एस्पेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उसे हम एनीवे आगे कैरी नहीं करेंगे। तो जो राम है वो यहाँ पे रिसीवर की पोजीशन में भी है, गिवर की पोजीशन में भी है, इसलिए राम को यहीं पे ही कॉन्फ्लिक्ट क्या करेंगे, टाटा बाय बाय कह देंगे। तो हमारा जो रूल ये है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, राम भी डेबिट होने की बात कर रहा है और बैंक अकाउंट भी डेबिट होने की बात कर रहा है। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ये दोनों के दोनों पर्सनल अकाउंट हो गए। तो दो पर्सनल अकाउंट के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये वाला जो अकाउंट है राम, इसके साथ दोनों एस्पेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए हमने इसको यहीं पे टाटा बाय बाय कह दिया। ठीक है, इस वाले पार्ट की बात करेंगे। और इस वाले पार्ट की बात करेंगे अगर सेल्स, चूंकि हमारी नॉमिनल अकाउंट है तो ये हमने रूल ऑलरेडी कर दिया कि किसी भी पर्सनल अकाउंट के साथ में अगर नॉमिनल अकाउंट का क्लैश होता है तो हमेशा नॉमिनल अकाउंट को प्रायोरिटी दी जाएगी, पर्सनल अकाउंट को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। तो ये भी हमारे एडिशनल पार्ट में कवर हो गया है। ठीक है, तो ये हो गए, हमने क्या देखा, हमने ये देखा। अब तक अगर बात करेंगे तो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने देखे दो मेथड। ठीक है, हमने देखे दो मेथड। पहला मेथड का नाम कहा हमने मॉडर्न अप्रोच, और जो सेकंड मेथड था हमारा वो था ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अंदर अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे दो बेस थे। पहला जो बेस था वो था हमारा सोर्स ऑफ फंड का, और जो दूसरा बेस था वो था एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड के लिए हमने 3 अकाउंट की कैटेगरी बनाई। जो पहली कैटेगरी थी जिसके अंदर हमने कहा कैपिटल के थ्रू जो पैसा बिजनेस में आएगा उसको दिखाएंगे। दूसरा हमने कहा लायबिलिटी के फॉर्म में, अब ये लायबिलिटी चाहे शॉर्ट टर्म थी या लॉन्ग टर्म थी। और तीसरी थी रेवेन्यू या इनकम के फॉर्म में। ये 3 क्लास हमने बनाई।
इसी तरह से एप्लीकेशन ऑफ फंड का जो रिजल्ट था हमने कहा या तो एसेट्स के फॉर्म में होगा और या होगा खर्चे के फॉर्म में, एक्सपेंसेस के फॉर्म में। तो ये 5 कैटेगरी हमने बनाई अंडर मॉडर्न अप्रोच, जिसमें अकाउंट को ढूंढ के हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। हमने कहा कि अंडर दिस अप्रोच, इस मेथड में ये वाले जो अकाउंट है ये क्रेडिट की फितरत वाले अकाउंट है और ये वाले जो अकाउंट है ये डेबिट की फितरत वाले अकाउंट है। ठीक है, इन अकाउंट की जो फितरत होती है वो हमेशा डेबिट व क्रेडिट बैलेंस वाली होती है और इन अकाउंट की जो फितरत होती है वो हमेशा डेबिट बैलेंस वाली होती है। तो जब भी इन अकाउंट के अंदर इनके जो बैलेंस होते हैं अगर ये इंक्रीज होते हैं, अगर इनमें वृद्धि होती है तो हमेशा ये क्रेडिट किए जाएंगे, परंतु अगर इनके बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, घट रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये वाले अकाउंट हमेशा हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। ठीक है, इसके रिवर्स डेबिट की फितरत वाले जो अकाउंट है अगर इनके बैलेंसेस के अंदर कोई भी इंक्रीज हो रहे हैं ऐसी स्थिति में ये डेबिट होंगे, परंतु अपनी फितरत के अगेंस्ट में अगर ये डिक्रीज हुए तो ऐसी स्थिति में हमेशा इन्हें हम क्रेडिट करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है अंडर मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड था, इस ट्रेडिशनल मेथड में हमने अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरह से किया। यहाँ पे हमने हमारे अकाउंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। 3 कैटेगरी कौन सी थी? पहली थी हमने कहा पर्सनल अकाउंट, पहली जो कैटेगरी थी वो थी हमारी पर्सनल अकाउंट की। सेकंड कैटेगरी जो हमने डिवाइड की या हमने जो बताया वो था हमारे रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट, और जो तीसरी कैटेगरी थी वो हमारी थी नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट की अगर बात करें तो हमने पर्सनल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए 2 तरह की स्थिति बताई, जहां पर पर्सनल अकाउंट हमेशा अगर रिसीवर की पोजीशन में है या गिवर की पोजीशन में है। अगर रिसीवर की पोजीशन में है तो हमेशा इस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, परंतु अगर पर्सनल अकाउंट गिवर की पोजीशन में है, सप्लायर की पोजीशन में है, तो इसे क्रेडिट किया जाएगा। रियल अकाउंट का मैंने कहा चाहे वो फिजिकली आ रही हो, चाहे या बुक वैल्यू जो है उसकी अगर कम्स इन, अगर बुक्स में आती है तो हमेशा उसे डेबिट करेंगे। इसी तरह से वो बुक से अगर जाती है, गोज आउट, बाहर जाती है, ऐसी स्थिति में हमेशा उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमने बताया कि हमारे जो नॉमिनल अकाउंट है इसकी भी हमारे पास 2 कैटेगरी थी। एक थी एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट और एक हमारे रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट। एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट अगर करता है तो ऐसी स्थिति में हम उसे डेबिट करते हैं, और अगर इनकम की या रेवेन्यू की बात करेंगे तो इन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये एक मोटा मोटी कैटेगरी हो गई जहां पे हम हमारे अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। पहले अप्रोच में अकाउंट को 5 तरह से क्लासिफाइड किया, उनके डेबिट और क्रेडिट के रूल देखे। अंडर ट्रेडिशनल मेथड हमने अकाउंट को 3 तरह से डिवाइड किया और उनके डेबिट और क्रेडिट के रूल देखे। अब दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम हमारे जर्नल के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन 20 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में मेरा आपको ये चैलेंज है, आप किसी भी प्रोफेशनल बुक को उठा लीजिए, न सिर्फ आपकी 11th क्लास, आप किसी भी प्रोफेशनल बुक चाहे CA, CS या ICW की जर्नल चैप्टर उठा लीजिए, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो हमने यहाँ पे कवर नहीं किया होगा। तो मीनिंग ये हुआ
कि क्लास 11th के साथ साथ में आपके अगले प्रोफेशनल कोर्स की भी यहाँ पे तैयारी हो रही है। आपकी फाउंडेशन इसी आधार पे बन रही है कि जब आप अपनी 11th और 12th क्लास कंप्लीट करोगे और किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करोगे, उस टाइम आपको कुछ भी नया नया या अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। मेरा चैलेंज है आपको कि एक भी टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जो वहाँ पे आपको अनफेमिलियर लगे। आपको लगेगा कि लगभग सारे टॉपिक हम ऑलरेडी 11th में करके आ चुके हैं, इसमें नया क्या है।